नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 2 अगस्त 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है बस राइट टू इक्वालिटी द व्हील ऑफ चेंज इन कर्नाटका। इसमें मेनली कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि एक ऐसे भारतीय शहर की कल्पना की जा रही है जहां सड़कों पर कोने में महिलाएं भरी हो, बातें कर रही हो, हंस रही हो, स्तनपान करा रही हो, कॉर्पोरेट नोट का आदान प्रदान कर रही हो। कल्पना कीजिए कि फुटपाथ पर बुजुर्ग महिलाएं एवं युवा महिलाएं चाय की चुस्की के साथ दुनिया देख रही हो। ठीक है, एक बुक का भी इसमें राइटर के द्वारा जिक्र किया गया है, व्हाइट लोइटर पुस्तक, जिसमें शिल्पा फड़के, समीरा खान और शिल्पा रनाडे हमें याद दिलाती हैं कि यह कल्पित शहर ज्ञात भारतीय वास्तविकता से दूर है, क्योंकि भारत में जो है वो अधिकांश सार्वजनिक स्थानों पर पारंपरिक रूप से पुरुषों का ही कब्जा रहा है। चाहे वह सार्वजनिक सड़कें हो, रेलवे स्टेशन हो, बाजार हो, दुकानें हो या लंबी कतारें हो, महिलाएं अक्सर अनुपस्थित रही है। क्यों? इसका मुख्य कारण है पारंपरिक लैंगिक भूमिका के कारण महिलाएं घरेलू कार्य में संलग्न रही है। सुरक्षा की चिंताएं हमेशा व्याप्त रही है महिलाओं के प्रति। तथाकथित सार्वजनिक स्थान महिलाओं के लिए अवांछित है, इसलिए कहा जाता है कि सार्वजनिक स्थान जो है वो महिलाओं के लिए अवांछित है। तो यहाँ पे कर्नाटक सरकार द्वारा इस भ्रम को तोड़ने के लिए और महिलाओं को सार्वजनिक स्थान पे उनका बेहतर अधिकार प्रदान करने के लिए कर्नाटक सरकार ने शक्ति योजना का शुरुआत किया है। तो कर्नाटक सरकार द्वारा शक्ति योजना के द्वारा महिलाओं की स्थिति में बदलाव की बात की गई है। शक्ति योजना जो है वो कर्नाटक शक्ति योजना के तहत कर्नाटक की पात्र महिला लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान होगा। जैसे पूरे कर्नाटक में निःशुल्क बस सेवा मिलेगा। कर्नाटक सरकार की बसों में यात्रा करने वाली महिला लाभार्थियों से कोई टिकट राशि नहीं ली जाएगी। केवल सरकार द्वारा संचालित बसें ही कर्नाटक की महिलाओं को निःशुल्क बस सेवा प्रदान करेगी, मतलब सरकारी बसें हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए इस योजना के तहत जहां महिलाएं राज्य की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती है, वहीं उनका उद्देश्य महिलाओं के लिए परिवहन को अधिक सुलभ और सुरक्षित बनाना है। ठीक है, छोटी छोटी लागत बाधाओं को दूर करेंगे अगर महिलाओं को, तो उनका उत्थान सही से होगा और वे मुख्य धारा में सार्वजनिक स्थान पे पुरुषों की तरह आगे बढ़ पाएंगी। ठीक है, तो इस नीति में एक और बात कही जा रही है कि अन्य राज्यों में भी ऐसी योजनाएं सफलतापूर्वक चल रही है। जैसे 2019 में दिल्ली सरकार ने सरकारी बसों में महिला यात्रियों के लिए मुफ्त यात्रा को सक्षम करने की नीति शुरू की। वहीं 2021 में पंजाब एवं तमिलनाडु सरकार ने उसी तरह का नीति पेश किया। तो इसलिए कर्नाटक को प्रारंभिक प्रतिक्रिया से संकेत मिले कि इसका हमेशा सकारात्मक ही परिणाम निकला है। तो शुरुआती 3 दिनों में करीब 98,58,518 महिलाओं ने इस योजना का लाभ लिया है। ठीक है, अब इसमें कुछ लेखकों द्वारा कहा जा रहा है, राइटर्स के द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो शक्ति योजना है ये फ्रीवी है, मतलब कि ये सरकार का मुफ्त में प्रदान किया गया एक खैरात है जो मेनली ये कुछ समय तक ही चलेगा, उसके बाद ये निरर्थक हो जाएगा। तो इसी में कहा जाता है नीतियों को फ्रीवी के रूप में लेबल करना इस उपाय को गलत बताता है। जैसे सरकार द्वारा अनेक तरह की परियोजनाएं चलाई जा रही है। जैसे सरकारें अनाज प्रोवाइड कराती है लोगों को फ्री में, उसके बाद सरकारी स्कूल है, सरकारी अस्पताल है। तो ये जो उपलब्ध कराया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये टैक्स पेयर के पैसे के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इसी में कहा जा रहा है कि शक्ति योजना का लक्ष्य अधिक लैंगिक समानता और सार्वजनिक स्थानों पर निष्पक्ष परिणाम लाना है। केवल बस निःशुल्क यात्रा ही इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए बस एक कड़ी है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि योजना में वे महिलाएं भी शामिल हो जो यात्रा का खर्च उठा सकती है। यहीं पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है राइटर के द्वारा कि इसमें बहुत सी महिलाएं जो खुद खर्च उठा सकती है, ये अतिरिक्त वहन सरकार को ही जाएगा, टैक्स पेयर का ही पैसा जा रहा है ना। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये इसका ड्रॉबैक है कि इसमें जो महिलाएं सक्षम भी हैं पैसा देने के लिए, उन्हें भी मुफ्त में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। तो लाभ केवल प्रत्यक्ष प्रभाव में ही नहीं बल्कि जिसे अर्थशास्त्री सकारात्मक वाह्यताएं कहते हैं उसमें निहित है। संविधान का अनुच्छेद 15 लिंग सहित निर्दिष्ट आधारों पर भेदभाव पर रोक लगाता है। यह सच है कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिए कीमतें अलग निर्धारित की जाती है। हालांकि विभेदक व्यवहार का हर मामला गलत भेदभाव नहीं है।
हम अक्सर पुरुषों और महिलाओं के साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं। शिक्षा चाहने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करने और उसका समर्थन करने के लिए उसे विशेष छात्रवृत्ति मौजूद कराते हैं। राज्य द्वारा महिला विशिष्ट रोजगार और आजीविका कार्यक्रम शुरू किए जाते हैं। सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधनों में महिलाओं के लिए सीटें पहल से आरक्षित की जाती है। ठीक है, पहले से ही आरक्षित की जाती है। तो इसमें राइटर द्वारा कहा जाता है, इनमें से कोई भी यह नहीं कह सकता कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस पर्याप्त है। यौन उत्पीड़न, महिला अनुकूल बुनियादी ढांचे आदि के बारे में चिंताएं भी बनी हुई, लेकिन यह योजना महिलाओं को समान नागरिकता की गारंटी देने की दिशा में एक सही कदम है। उम्मीद की जाती है कि एक दिन ऐसा हो जैसा शुरुआत में राइटर ने बोला कि सड़कों पे बेहिचक एकदम स्वतंत्रता से महिलाएं घूम सके, ठीक है, पुरुषों की तरह। यह योजना आवश्यक नहीं रह जाएगी और कहा जा रहा है कि ये योजना की जरूरत ही नहीं रह पाएगी कि महिलाओं को प्रिविलेज दिया जाए, आरक्षण दिया जाए या मुफ्त में बसें चलाने की जरूरत पड़े। महिलाएं और पुरुष की जो समाज में स्थिति है दोनों बराबर हो जाएगी, तो ये सभी की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे भी सार्वजनिक स्थलों पे स्वतंत्रता पूर्वक घूमने में सफल होगी। यह योजना इसलिए कहा जा रहा है कि आवश्यक नहीं रहे, क्योंकि महिलाएं पुरुष की तरह सड़क पर घूम सकती है और समान रूप से हमारे सार्वजनिक स्थानों पर साझा कर सकती है। ठीक है, तो ये था आर्टिकल में। अब देखते हैं अगला आर्टिकल, द डेंजर इन द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सरकार संसद में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश करने की तैयारी कर रहा है। पिछले सप्ताह जो है वो विपक्षी सदस्यों ने संसदीय अस्थायी समिति की बैठक से बाहर निकल गए, जिसके कारण डीपीडीपी विधेयक पर एक रिपोर्ट को अपनाने पर आपत्ति जताते हुए असहमति नोट प्रस्तुत किए गए। उन्होंने दावा किया कि विधेयक को न तो सदस्यों को दिखाया गया है, ये विधेयक का वो मामला है, न तो सदस्यों को दिखाया गया है और न ही औपचारिक रूप से समिति को भेजा गया है। तो इसी के लिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये बिल क्या है। तो केंद्र सरकार ने एक संशोधित व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक जारी किया है, जिसे अब डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022 कहा जाता है। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को वापस लेने के 3 महीने के बाद यह विधेयक पेश किया गया। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2022 के 7 सिद्धांत हैं। तो कौन कौन से 7 सिद्धांत हैं डीपीडीपी के? सबसे पहले, संगठनों द्वारा व्यक्तिगत डेटा का उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए जो संबंधित व्यक्तियों के लिए वैध, निष्पक्ष और पारदर्शी हो। दूसरा, व्यक्तिगत डेटा का उपयोग केवल इन उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे एकत्र किया गया है। ठीक है, इसमें आधार का भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है, आधार डेटा का। तीसरा सिद्धांत, डेटा न्यूनीकरण की बात की गई है। चौथा सिद्धांत, संग्रह की बात आने पर डेटा सटीकता पर जोर देता है। पांचवा सिद्धांत कहता है कैसे एकत्र किए गए व्यक्तिगत डेटा को डिफॉल्ट रूप से अस्थायी तौर पर संग्रहित नहीं किया जा सकता और भंडारण एक निश्चित अवधि तक सीमित होना चाहिए। छठा सिद्धांत कहता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सुरक्षा उपाय होने चाहिए कि व्यक्तिगत डेटा का कोई अनधिकृत संग्रह या प्रसंस्करण नहीं हो। सात सिद्धांत कहता है कि जो व्यक्ति व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के उद्देश्य और साधनों को तय करते हैं उसे इस तरह के प्रसंस्करण के लिए जवाबदेह होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तो डेटा प्रिंसिपल और डेटा न्यासी। ठीक है, तो डेटा प्रिंसिपल उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसका डेटा एकत्र किया गया। डेटा प्रिंसिपल जो डेटा एकत्र किया गया है। ठीक है, और बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं उनके माता पिता की वैध अभिभावकों को उनके डेटा प्रिंसिपल माना जाता है। ठीक है, डेटा न्यासी इकाई उसे कहते हैं जैसे कि व्यक्तिगत या कंपनी या फर्म उनका डेटा जो है जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के उद्देश्य और साधनों को तय करता है। व्यक्तिगत डेटा कोई भी ऐसा डेटा जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। प्रसंस्करण का अर्थ है व्यक्तिगत डेटा के संबंध में पूरा होने वाला संचालन का चक्र ही प्रसंस्करण कहलाता है। अब देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण है डेटा न्यासी। महत्वपूर्ण डेटा न्यासी वे हैं जो व्यक्तिगत डेटा की उच्च मात्रा से निपटान करते हैं। केंद्र सरकार कई कारकों के आधार पर परिभाषित करेगी कि इस श्रेणी के तहत किसे नामित किया जाना चाहिए। ऐसी इकाइयों को एक डेटा संरक्षण अधिकारी और एक स्वतंत्र डेटा ऑडिटर नियुक्त करना होगा। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है व्यक्तियों के अधिकार, हमारी सूचना तक पहुंच, जानकारी तक पहुंच। विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने
भाषा है इसमें, ठीक है, 22 है। में निर्दिष्ट भाषाओं में बुनियादी जानकारी तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। सहमति का अधिकार, व्यक्तियों को उनके डेटा कंसेंट लिया जाए, व्यक्तियों को उनके डेटा को संसाधित करने से पहले सहमति देने के लिए आवश्यक होती है। जैसे कि आधार कार्ड हम लोग एक्सेस करते हैं ऑनलाइन, तो उसके लिए ओटीपी मांगा जाता है, यही हो गया कंसेंट, ठीक है। तो और प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि व्यक्तिगत डेटा को कौन से आइटम और एक डेटा फिड्यूसरी एकत्र करना चाहता है, इसके बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। इस तरह के संग्रह एवं आगे की प्रतिक्रिया का उद्देश्य क्या है, ये जिसका डेटा है उसे पता होना चाहिए। व्यक्तियों को डेटा फिड्यूसरी से सहमति वापस लेने का भी अधिकार होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कहा गया है नष्ट करने का अधिकार। डेटा प्रिंसिपल के पास डेटा फिड्यूसरी द्वारा एकत्र किए गए डेटा को मिटाने और सुधारने की मांग करने का अधिकार होगा। नामांकित करने का अधिकार, डेटा प्रिंसिपल को किसी ऐसे व्यक्ति को नामांकित करने का भी अधिकार होगा जो अपनी मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में इन अधिकारों का प्रयोग कर सके। डेटा संरक्षण बोर्ड, विधेयक का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डेटा संरक्षण बोर्ड गठन का भी प्रस्ताव किया गया है। डेटा फिड्यूसरी से असंतोषजनक प्रतिक्रिया के मामले में उपभोक्ता डेटा संरक्षण बोर्ड में शिकायत दर्ज कर सकता है। इससे पहले भी 2-3 दिन पहले हम लोग एक डेटा संरक्षण बोर्ड से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किए थे जो द हिंदू में आया था। बहुत सी बातें उसकी रिपीट भी हो रही है। तो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक का महत्व क्या है? तो नया विधेयक भारत में डेटा के स्थानीय भंडारण की पिछले विधेयक की विवादास्पद आवश्यकता से हटकर सीमा पार डेटा प्रवाह पर महत्वपूर्ण रियायतें प्रदान करता है, ठीक है। पहले जो था स्थानीय भंडारण पे बात किया गया था, अब बोला जा रहा है कि विदेशों में भी इसका डेटा संग्रह करने के लिए कुछ रियायतें प्रदान की गई है। यह डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताओं पर अपेक्षाकृत नरम रुख प्रदान करता है और वैश्विक गंतव्यों का चयन करने के लिए डेटा हस्तांतरण की अनुमति देता है, ठीक है। डेटा हस्तांतरण की अनुमति देता है नया वाला जो बिल है। इसे देश दर देश व्यापार समझौतों को बढ़ावा देने की संभावना है। विधेयक डेटा प्रिंसिपल के पोस्टमार्टम प्राइवेसी के अधिकार को मान्यता देता है, जो पीडीपी विधेयक 2019 में नहीं था, लेकिन संयुक्त संसदीय समिति द्वारा इसकी सिफारिश की गई। तो ये थे आज 2 आर्टिकल, क्योंकि आज थोड़ी तबीयत खराब है, ठीक है। तो मुझे बताइए कैसा लगा मेरा जो लेक्चर था अभी। मेरे वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।